इस्टेब्लिश कर रहे हैं। मशीन टू मशीन जो यूज़ की जा रही है वो आईओटी बेस्ड ही है, लेकिन उसके अंदर जो नेटवर्क की या इंटरनेट की पॉसिबिलिटी है या जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो हमारे को कंपलसरी नहीं है। उससे रिलेवेंट हमने बात की थी कि किस तरीके से हम M2M टेक्नोलॉजी को यूज़ करें करंट सिनेरियो में, एंड हाउ इट इज़ लेस इम्पोर्टेंस एज कम्पेयर टू आईओटी, या आईओटी के अंदर हम ज़्यादा कवरेज किस तरह से यूज़ कर रहे हैं या किस तरह से हम डिफरेंट एप्लीकेशन को आईओटी के थ्रू परफॉर्म कर रहे हैं। और साथ के साथ ये भी डिस्कस किया है कि जो हम बात करें कि कंपैरिजन में, तो हमने 5-6 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस किया था कि किस तरह से लीनियर वैल्यू चेन की जब बात करते हैं कि वाई वी आर गिविंग द मोस्ट इंपॉर्टेंस एंड मोस्ट वैल्यू टू द आवर आईओटी बेस्ड सिस्टम, उसके अंदर हम किस तरह से इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन से एरियाज़ के अंदर हम आईओटी को अप्लाई कर रहे हैं, कौन से एरियाज़ में हम M2M को अप्लाई कर रहे हैं, डेटा शेयर का जो मैकेनिज्म है वो M2M में किस तरीके से होता है, या वो शेयरिंग होती है या नहीं होती है तो वो किस तरीके से होती है, केवल इंटरनेट पर होती है या डिफरेंट नेटवर्क के अंदर भी पॉसिबल है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हमने कल पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस किया था। इससे रिलेवेंट अगर आपको अभी कुछ क्वेरी है, यू हैव फील दैट देयर इज सम डाउट रिलेवेंट टू M2M एंड IoT, तो you can ask right now. And we are also discuss in previous class the working principle of SDN, जिसको हम बोलते थे कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग की जब बात की जाती है तो हम SDN को या SDN के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये दो टेक्नोलॉजी है आपके 4th यूनिट के रूप में या 4th यूनिट के अंदर ये टॉपिक्स दिए हुए हैं आप लोगों के, जिसमें हम नेटवर्क से रिलेटेड बात करेंगे। अभी तक हम इंफ्रा की बात करके आए थे कि इफ़ वी आर गोइंग टू डेवलप ए IoT बेस्ड सिस्टम, तो उसके लिए कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ करेंगे, उनकी वर्किंग प्रोफाइल कैसी होगी, किस तरह से वो वर्क करेंगे, कौन सी लेयर्ड आर्किटेक्चर को हम यूज़ करेंगे, ARM जो हमारे पास आर्किटेक्चर एंड रेफरेंस मॉडल होगा उनको डिज़ाइन करने का, जो हमने 3rd यूनिट में पढ़ा, वो किस तरीके से होगा। अब जो 4th यूनिट है वो है कि अगर हम उस इंफॉर्मेशन को एक नेटवर्क के ऊपर अपलोड कर रहे हैं, एक नेटवर्क के थ्रू प्रोपागेट करवा रहे हैं या भेज रहे हैं, तो वो किस तरह से होगा, और क्या उसके अंदर भी हम कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, क्या उसके अंदर हम कुछ प्रोग्रामिंग कर सकते हैं कि जिससे कि एफिशिएंट वे में हमारा डेटा या जो भी हम इंफॉर्मेशन प्रोसेस करवाना चाहते हैं, प्रोपागेट कराना चाहते हैं, वो जा सकती है। तो उसके लिए आपके पास जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जिनको नेटवर्किंग एब्स्ट्रैक्शंस के लिए हम बात करते हैं या नेटवर्क एब्स्ट्रैक्शन के रूप में हम बात करते हैं, तो उसके अंदर आपके पास दो टेक्नोलॉजी है। एक तो आपके पास है SDN, जिसको सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग के रूप में हम बात कर रहे हैं, और दूसरा आपके पास है जिसको हम बोलते हैं NFV, नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन। तो जब इन दोनों में हल डिफरेंस की बात की जाती है तो हम बोलते हैं कि जब SDN को यूज कर रहे हैं तो किस तरह से डेटा जाएगा, किस तरह से डेटा को प्रोपागेट किया जाएगा, किस तरह से डेटा को फॉरवर्ड किया जाएगा, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ SDN। और उसके लिए जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे, यानी कि उसके लिए जो लेआउट डिजाइन किया जाएगा, उसके लिए जो इक्विपमेंट यूज किए जाएंगे, जो हार्डवेयर यूज किया जाएगा, वो जब उसकी जब बात की जाएगी तो हम NFV के ऊपर बात करते हैं। तो कल हमने बात की थी SDN के अंदर, जिसमें हमने बोला था कि वी आर डिकपलिंग द डेटा प्लेन एंड द कंट्रोल प्लेन। अगर सिंपल और सिंगल लाइन में अगर हम डिफाइन करें कि व्हाट इज द what is the function of SDN, तो we can say that SDN will be used to decoupling का मतलब है सेपरेशन के लिए हम यूज कर रहे हैं, यानी कि सेपरेट आउट कर रहा है डेटा प्लेन को और कंट्रोल प्लेन को। अब कल हमने एक सिंपल आपको अगर बहुत ये वे में अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो हम बोल रहे हैं कि वी हैव द सम नेटवर्क सॉल्यूशन टूल, जैसे कि हमने बोला कि स्विचेस को हम यूज कर सकते हैं, हम राउटर्स को यूज कर सकते हैं, हम लोड बैलेंसर को यूज कर सकते हैं, फायरवॉल को यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास कंपोनेंट है, ये हमारे पास एक हार्डवेयर हैं जिनको यूज करते हुए हम डेटा को या इंफॉर्मेशन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर या एक नेटवर्क के थ्रू हम पास ऑन कर रहे हैं। तो इन सभी के अंदर एक दो चीजें रहती है, एक तो रहता है कि कंट्रोल इंफॉर्मेशन, ठीक है, और दूसरा होगा डेटा की इंफॉर्मेशन। तो जितने भी अगर इफ वी आर यूजिंग द मिलियंस ऑफ स्विचेस और राउटर्स, उन सभी के लिए हमको फिर क्या करना होगा, उनका सबका कंट्रोल इंफॉर्मेशन भी रखना होगा, साथ के साथ डेटा जो हमको प्रोपागेट करवाना है या भेजना है उसका भी स्टेटस मालूम करना होगा। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा टफ था, क्योंकि कल हमने एक एग्जांपल भी लिया था कि अगर हमारे पास 4 अगर स्विचेस यूज कर रहे हैं या राउटर्स यूज कर रहे हैं, तो A से जो डेटा भेजा जा रहा है वो B के पास जा रहा है, B से वो C के पास जा रहा है, C से वो D के ऊपर जा रहा है। इफ आई एम यूजिंग द 4 स्विचेस
इन द फॉर्म ऑफ ABCD। लेकिन एक को ये पता नहीं है कि D के ऊपर कोई एरर आ रही है या कोई नॉइस क्रिएट हो रही है या कोई ट्रैफिक जैम से रिलेटेड कोई इश्यूज है। तो अगर हमको ये पहले से पता चल जाता है तो हम वहाँ पर पाथ को मॉडिफाई कर लेंगे या चेंज कर लेंगे। तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है ट्रेडिशनल नेटवर्किंग में। लेकिन अगर हम SDN को यूज करेंगे, प्रोग्रामेबल सिस्टम यूज करेंगे फॉर द नेटवर्किंग पर्पज, तो यहाँ पे एक सेंट्रलाइज कंट्रोलिंग रखी जाएगी जो सेंट्रली चेकआउट करेगी हर स्विचेस के स्टेटस के लिए या हर राउटर्स के स्टेटस के लिए। और ये पता कर लिया जाएगा सेंट्रलाइज ही कि जो जहाँ से डेटा पास किया जाएगा, जहाँ से इंफॉर्मेशन पास की जाएगी, वहाँ पर नेटवर्क जो यूज कर रहे हैं वो बिल्कुल स्मूथली फ्लो करेगा क्या डेटा को, नहीं करेगा तो क्या वी हैव द अनदर ऑप्शन टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ये सारी चीजें हम देख सकते हैं जब हम सेंट्रलाइज वे में हर राउटर्स का या स्विच का या जो भी हम यूज कर रहे हैं सिस्टम नेटवर्क टूल्स के रूप में, उनको हम चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पे कल हमने डिफाइन भी किया था कि इफ वी आर गोइंग टू डिफाइन द आर्किटेक्चर ऑफ SDN या फ्रेमवर्क ऑफ द SDN, तो वहां पर हम इसको 3 लेयर के अंदर डिवाइड कर रहे थे। एक तो हमारे पास था कंट्रोल लेयर, दूसरा हमारे पास था इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर और तीसरा हमारे पास था एप्लीकेशन लेयर। इनको यूज करते हुए हम ये चेकआउट कर सकते हैं या हम बता सकते हैं कि किस तरह से डेटा प्लेन को या कंट्रोल प्लेन को अलग किया गया था। ये चीज क्लियर हो गई थी क्या कल आपको? हेलो यस सर। अमन, यस सर। अगर कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क राइट नाउ कि वी हैव सम इश्यूज या वी हैव सम डाउट रिलेवेंट टू एसडीएन की बात की जा रही है अभी। दैट इज द नेटवर्क एब्स्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी। और इसके अंदर हम ये देखा जा रहा है कि जो डेटा हम जो इंफॉर्मेशन हमको भेजनी है वो किस तरह से मिनिमम रिसोर्स को यूज करते हुए भेजी जाए मिनिमम टाइम के अंदर। तो वी विल फोकस। कंट्रोलर है सर अपने। कौन सा सर ये कंट्रोलर है, कंट्रोल करता था नेटवर्क को पूरा। हाँ, कंट्रोल लेयर। हाँ, इसके अंदर हम सेंट्रलाइज कंट्रोलर सिस्टम हम यूज कर रहे हैं, जिसके अंदर ये देखा जा रहा है कि जो भी इंफॉर्मेशन हम भेज रहे हैं वो इंफॉर्मेशन कौन से पाथ से होके जाएगी, उसके लिए कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ या कौन से मिनिमम रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है, और जिन जिन के पॉइंट से या जिन जिन राउटर से या जिन जिन स्विचेस से वो जाएगी वो उनका स्टेटस करंटली क्या है, इन सब चीजों का कंट्रोल किया जाएगा, उन सबकी एज ए मॉनिटरिंग की जाएगी। तो हमारा डेटा जो भी हमारा एक्सपेक्टेड टाइम है, एस्टिमेटेड टाइम है, उसमें पहुंच जाएगा। साथ के साथ जो टाइम हम यूज कर रहे हैं उस एस्टिमेटेड टाइम के अंदर पहुंचेगा, साथ के साथ सिक्योर मैनर में भी पहुंचेगा, यानी कि हम देखें कि अनऑथराइज पर्सन उसको एक्सेस नहीं कर पाए। ठीक है, तो मेनली जो इसका फंक्शन है यही है कि वो कंट्रोल कर रहा है। जैसे आपने अभी बोला कि कंट्रोलर यूज कर रहे हैं, क्या कंट्रोलिंग सिस्टम हम यूज कर रहे हैं जो बार बार में फीडबैक ले रहा है। क्योंकि यहाँ पे हमने कल बात की थी तो मैनेजमेंट की भी बात की थी जब हमने SDN को डिफाइन किया था कि यहाँ पे कंट्रोल व्यू ऑफ रिसोर्सेज देखा जा रहा है। बार बार में हम चेक कर रहे हैं कि भाई जो डेटा भेजा गया था वो पहुंचा या नहीं पहुंचा। तो मैंने जैसे कोई इन्फॉर्मेशन बोली कि भाई एक स्टूडेंट को भेजा ACRC से जाओ और वहां पर सर को ये कुछ काम जो भी मैंने दिया असाइनमेंट वो देकर आ जाइए या ये रिपोर्ट देकर आ जाइए। अब मैं वहां पे वापस जैसे मैंने देख लिया कि यू विल टेक द 5 मिनट टू रीच द ACRC फ्रॉम AIT, तो फिर मैं चेक कर रहा हूँ वहाँ या वहाँ पे जो भी पर्सन जिनसे मिलना है उस स्टूडेंट को, उनसे मैं फीडबैक ले रहा हूँ कि क्या वो स्टूडेंट आ चुका है क्या, या उसने आपको रिपोर्ट सबमिट करा दी है क्या। तो ये फीडबैक सिस्टम है और जिससे कि हम मॉनिटरिंग चेकआउट कर रहे हैं कि जो भी डेटा ट्रांसफर किया जा रहा है वो सही जगह जा रहा है नहीं जा रहा। अब हमको लगता है कि कोई स्टूडेंट उसको मिल जाएगा, जैसे मैंने उसको AIT से ACRC भेजा तो मैंने फिर उसका पाथ चेंज कर दिया, क्योंकि हो सकता है कि एक पर्सन हो जो आपको वहां पे मिल जाए या कोई आपका कलीग हो जो आपको बोले कि ठीक है ये काम हम बाद में कर देंगे या ये जो असाइनमेंट मिला है वी विल डू इट आफ्टर सम टाइम। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमने एक स्पेसिफिक पाथ दे दिया कि यू विल फॉलो दिस स्पेसिफिक पाथ फॉर द डेटा ट्रांसमिशन पर्पस। क्लियर है? सो हाउ इट इज पॉसिबल थ्रू द SDN, जहाँ पे हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, जहाँ पे हम उसका सॉफ्टवेराइजेशन कर रहे हैं, और उन प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेराइजेशन को यूज करते हुए वी आर प्रोवाइडिंग द पाथ टू अवर डेटा। तो आपका जो फोर्थ यूनिट है वो इन 3 चीजों के ऊपर ही फोकस है। एक तो आपको M2M और IoT के बीच में डिफरेंस मालूम होना चाहिए, दूसरा आपको SDN के बारे में मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज द SDN। तो सिंपली यू कैन से दैट द SDN इज ए टेक्नोलॉजी, इट्स ए नेटवर्क टेक्नोलॉजी, इट इज ए नेटवर्क सपोर्टिंग टेक्नोलॉजी इन विच वी आर ट्रांसफरिंग अवर डेटा इन ए राइट मैनर, इन ए परफेक्ट मैनर। और उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं कि मिनिमम टाइम को यूज करते हुए हमारे डेटा को पास ऑन कर सकते हैं। अब
कई कुछ बोलो आपसे पूछ सकता है टेक्निकली कि हाउ इट इज वर्क, तो यू कैन से दैट वी आर वर्किंग विद द एसडीएन इन द फॉर्म ऑफ डेटा प्लेन एंड द कंट्रोल प्लेन। दोनों को सेपरेट आउट कर दिया, दोनों को डिकपल कर दिया। जो सेंट्रलाइज कंट्रोलिंग सिस्टम है उसका ये रहेगा कि जितने भी नेटवर्क टूल्स हम यूज कर रहे हैं उनको उनके स्टेटस को कंटिन्यू चेक करना, उनको स्टेटस को की मॉनिटरिंग करना, और जब मैं डेटा भेज रहा हूँ या जिस भी पैकेट साइज से भेज रहा हूँ उसको वो चेक करते हुए देख रहा है कि वो अपने रिसीविंग पॉइंट पर या जो क्लाइंट ने उसको सब्सक्राइब किया है उसके ऊपर जा रहा है या नहीं जा रहा। तो ये हमारे पास रहेगा। जब इसका फ्रेमवर्क की बात की जाती है, कई बार फ्रेमवर्क बोला जाता है, कई बार आर्किटेक्चर बोला जाता है, तो आप लोगों को ये स्क्रीन पे दिख भी रहा है कि इसको हमने 3 पॉइंट्स के अंदर या 3 लेयर्स के लेयर डायग्राम के अंदर डिवाइड किया हुआ है। जब हम एप्लीकेशन लेयर की बात करते हैं तो नेटवर्क एप्लीकेशन की बात की जा रही है। कंट्रोल लेयर जो मिड पॉइंट पर है हम यूज कर रहे हैं या नेटवर्क ऑपरेशन सिस्टम के रूप में हम यूज कर रहे हैं, उसका जो फंक्शन है कि वो चेकआउट कर रहा है कि जो जो भी हम नेटवर्क टूल्स यूज कर रहे हैं, जो भी हम हार्डवेयर यूज कर रहे हैं, वो उनकी रिक्वायरमेंट कितनी है और वो कौन कौन से हार्डवेयर है जिसमें हम मिनिमम पाथ को यूज करते हुए हम डेटा को ट्रांसफर कर दें। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर है कि जो ये बता रहा है कि हमको पाथ जो यूज करना है वो कहाँ से कहाँ करना है, कौन से पैकेट को किस तरह से पास ऑन करना है। तो दीज आर द 3 लेयर्स विल बी यूज फॉर द फ्रेमवर्क ऑफ द एसडीएन। ठीक है, उसके यस हाँ जी। सर। सर हाँ ये आपने जो एसडीएन यूज कर रहे हो, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क, सर इसके अलावा हम ये क्लाउड के एडब्ल्यूएस के रिसोर्सेज यूज नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं वो ना, तो और यस सर, कर सकते हैं, यस सर, ओके। कर सकते हैं। देखिए अगर हम आईओटी की बात भी, यहाँ यही तो है कि अभी एसडीएन से क्या हो रहा है। एसडीएन से हम क्या कर रहे हैं, एक नेटवर्क जो अभी 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 उससे पहले हमने M2M की बात करी थी, वहां पे हमने एक स्पेसिफिक लिमिटेशन बताई थी M2M की, कि वहां पे जो एक नेटवर्क यूज कर रहे हैं उसको दूसरे नेटवर्क पे, उस फैसिलिटी को दूसरे नेटवर्क पे एक्सेस नहीं किया जा सकता या यूज नहीं किया जा सकता या शेयरिंग नहीं कर सकते। मैंने एक वर्ड और यूज किया था, इन M2M वी कांट शेयर द डेटा टू अदर नेटवर्क, जबकि यहाँ आईओटी के अंदर ऐसा है। और ये किस तरीके से हो रहा है, एसडीएन के थ्रू हो रहा है। तो अगर मेरे को चाहिए कि यार ठीक है, मेरे को इस पाथ से जाने के लिए ये टूल है जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, कैन आई यूज अनदर टूल। तो अब इसको इस तरीके से देखिए, अगर जनरलाइज एग्जांपल दूं कि आपको लगता है कि साइकिलिंग से मेरे को डेटा जाना में टाइम ज्यादा लगेगा, तो यू विल यूज अनदर व्हीकल फॉर दैट। तो यहाँ यू हैव द ऑप्शंस, यू कैन यूज द नंबर ऑफ नेटवर्क्स फॉर द डेटा कम्युनिकेशन। ये डिपेंड करेगा आपने कौन सा यूज किया, तो यू यूज योर प्रोग्रामिंग। जहाँ पे आपको लगता है कि इट इज नॉट फिजिबल टू ट्रांसफर दिस डेटा फ्रॉम दिस नेटवर्क, तो कैन आई यूज द अनदर नेटवर्क फॉर दैट। तो यू हैव द ऑप्शंस, यू कैन यूज द सपोर्ट फ्रॉम द क्लाउड सर्वर या क्लाउड नेटवर्क, या आप और दूसरी सर्विसेज को यस यूज सर, करते हुए डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो। तो आपको लगता है कि ओके सर, नहीं ये ज्यादा टाइम लग रहा है मेरा इस डेटा को ट्रांसफर करने में, और मेरे पास जो रिसोर्सेज है वो ठीक नहीं है, तो यू कैन पे फॉर द नेटवर्क, क्लाउड नेटवर्क। उसके लिए आपने जैसे वर्ड यूज कर लिया कि आपको अमेजन AWS यूज करना है, तो आप AWS यूज कीजिए। यस सर, यस सर। नेक्स्ट हमारे पास है NFV। इसके ऊपर सर हाँ जी। हाँ सर एक बार डिफरेंस बताना वापस से आईओटी और M2M में। देखिए कल हमने लगभग 6-7 टॉपिक डिस्कस किए थे, जिसमें हमने ये बात की थी कि M2M, क्योंकि यहाँ पे हमको हल्का से कंपेयर करना पड़ रहा है। जो 4th यूनिट के अंदर है उसके अंदर का टाइटल ये रखा है वो IoT एंड M2M। जब आप इसके सिलेबस को देखेंगे तो यहाँ पे ये देखना, यहाँ पे कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि M2M और IoT दोनों एक ही है क्या। अभी लास्ट जो यूनिट आएगी उसमें IIoT और IoT के अंदर भी डिफरेंस किया जाएगा। जो M2M है वो मशीन टू मशीन है, और IoT जो है वो जिसको हम रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं और दूसरे डिफरेंट नेटवर्क के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। इसका सिंपल सा एग्जांपल आप देखेंगे तो मैं बार बार में बताया भी है और मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जैसे आपने ATM पे गए, आपने कार्ड स्वाइप किया, उसकी इंफॉर्मेशन केवल और केवल जिस बैंक के कार्ड से आप बात कर रहे थे या जिस बैंक का आपके पास ATM कार्ड है उसी के बैंकिंग सर्वर पे वो इंफॉर्मेशन जाएगी। एंड व्हाट यू वांट टू सब्सक्राइब द विड्रॉल सर्विसेज फ्रॉम योर बैंक, तो आप जो भी ऑप्शन प्रेस करेंगे उसकी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन वहां जाएगी बैंकिंग सर्वर में। अगर आपको विड्रॉल करना है तो वहां पे आपका सबसे पहले बैलेंस, आपकी आइडेंटिटी चेक की जाएगी कि ऑथराइज पर्सन है या नहीं। उसके साथ के साथ ये भी देखा जाएगा कि इसके अकाउंट में वो बैलेंस है या नहीं है। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि ये इंफॉर्मेशन किसी दूसरे नेटवर्क पे चली गई, यानी कि यहाँ पे एक इंट्रानेट यूज किया है,
उस इंटरनेट की स्पेशलिटी थी कि केवल और केवल उसके डेडिकेटेड नेटवर्क पे ही ये फैसिलिटी आपको मिल सकती है, ठीक है, जो कि दूसरे में नहीं हो रही है। दूसरे के अंदर आईओटी के अंदर ये था कि आपने एक नेटवर्क यूज किया और आपके इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन को मैं दूसरे नेटवर्क के ऊपर भेज सकता हूँ, या मैं वर्ड यूज करता हूँ आईओटी के अंदर क्लाउड नेटवर्किंग में, वर्ड यूज करता हूँ क्लाउड सर्वर, जो कि मैं M2M में यूज नहीं कर सकता। दूसरी चीज थी जो आपने अभी वापस पूछा है कि कंपैरिजन, तो लीनियर वैल्यू चेंज हमने बोला था। लीनियर वैल्यू चेंज स्केलेबिलिटी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। स्केलेबल का मतलब होता है कि आप किसको कितना वैल्यू दे रहे हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है कि आपको एक सिस्टम या वायरलेस सिस्टम या वायरलेस एप्लीकेशन डेवलप करनी है, तो यू हैव द ऑप्शंस कि आप या तो आईओटी यूज करें या M2M यूज करेंगे। तो हम यूज करेंगे आईओटी, क्योंकि वहां पर एक ही मोबाइल के थ्रू, इसका भी एक एग्जांपल मैंने कल बताया था कि आप एक के पास एक मोबाइल सिस्टम है, एक स्मार्टफोन है, उस मोबाइल या स्मार्टफोन के थ्रू ही आप नंबर ऑफ आईओटी बेस्ड एप्लीकेशन को कंट्रोल कर सकते हो। हेल्थ मैनेजमेंट को देख सकते हो आप, एग्रीकल्चर से रिलेवेंट चीजों को देख सकते हो आप ऑटोमेशन से होम ऑटोमेशन से रिलेटेड कोई एक्टिविटी है, ऐसा कोई आपके पास प्लेटफॉर्म है, तो आप उसी स्मार्टफोन से उन सभी चीजों को कंट्रोल कर सकते हो, उनको मॉनिटर कर सकते हो, उनका डेटा एक्सेस कर सकते हो। लेकिन अगर M2M की बात की जाएगी तो वहां पर अगर आपने एक स्मार्टफोन को यूज किया है तो केवल और केवल एक ही एक्टिविटी के लिए आप उसको मॉनिटर कर सकते हो, क्योंकि ऐसी फैसिलिटी वहां पे अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए अगर हम बोला जाता है कि लीनियर वैल्यू चेन की जो है वो हमारे पास लो लेवल मिलेगी M2M में, जबकि जो आईओटी है वो नॉन लीनियर वैल्यू चेन की है। लीनियर वैल्यू चेंज का मतलब होता है कि एक ही ट्रैक के ऊपर हम चल रहे हैं, उससे रिलेवेंट अगर हमको कोई टास्क मिलती है तो हम उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, अदरवाइज वो उसके थ्रू पॉसिबल नहीं हो रही है। जबकि आईओटी के अंदर ऐसा नहीं होता, इसलिए हम उसको बोलते हैं कि ये नॉन लीनियर वैल्यू चेन के ऊपर बेस्ड है। उसके बाद हम कंप्यूटिंग की भी बात कर रहे हैं या इंटरनेट की भी बात कर रहे हैं, तो देयर इज नो कंपलसरी कि हम M2M के अंदर इंटरनेट को यूज करें। जबकि आईओटी की बात की जाती है तो वहाँ पे तो जरूरी है कि वहाँ पर इंटरनेट होना जरूरी है। अब दोनों चीजें आ गई तो इससे एक और डेफिनेशन निकल सकती है, या हम एक कंपैरिजन और कर सकते हैं कि अगर इंटरनेट है तो इसका जो एरिया कवरेज एरिया होगा वो बहुत ज्यादा होगा, या हम बोल सकते हैं कि लार्ज लेवल पे हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। एक और डेफिनेशन या एक और कंपैरिजन निकला कि एक तो क्योंकि इंटरनेट है तो वहां पे हम किसी को भी क्लब कर सकते हैं, ठीक है, और अगर कर सकते हैं तो हमें हमारा जो इंटीग्रेशन का पार्ट है वो बढ़ गया है। जबकि अगर हम इंटरनेट की बात नहीं कर रहे हैं M2M में, तो वहां पे लिमिटेड एरिया ऑफ एक्सेस है और लेस अमाउंट में हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं या करते हैं, ठीक है। ओके सर। तो M2M की बात जब की जा रही थी तो इसलिए ये डिफरेंस आपके आते हैं और आएंगे। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि डिफरेंशिएट M2M IoT एंड IIoT, या IIoT को जो बोला जाता है आजकल इंडस्ट्री 4.0। वी विल डिस्कस इन द यूनिट 5। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, कैन वी मूव टू NFV? ओके, तो ये हमारे पास नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन है। ये हमारे पास लास्ट टॉपिक है इस 4th यूनिट का। और इसकी जब बात की जाती है तो वी आर सेटअप या वी आर सेइंग दैट वी आर डेवलपिंग द बिल्डिंग ब्लॉक व्हिच इज यूज्ड फॉर द नेटवर्किंग पर्पस। तो अगर मेरे से पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द SDN एंड NFV, तो एक तो सिमिलरिटीज में तो यही बोलूंगा कि बोथ आर यूज्ड फॉर द नेटवर्क एब्स्ट्रैक्शन। नेटवर्क एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है कि मेरे पास मिनिमम रिसोर्सेज को यूज करते हुए मैं उस डेटा को कैसे पास ऑन करूंगा। अगर कोई बोलता है कि इंजीनियरिंग एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, रिड्यूस द पावर, रिड्यूस द एनर्जी, रिड्यूस द टाइम, यानी कि इन तीनों चीजों को आपने यूज करते हुए कोई टास्क अप्लाई किया है तो आपने इंजीनियरिंग से रिलेटेड वर्क किया है। आता है ना, 3 डेफिनेशन निकलते हैं अपन इंजीनियरिंग से रिलेवेंट। कोई पूछता है कि हाउ यू डिफाइन दैट यू आर वर्किंग विद द इंजीनियरिंग, तो हम 3 चीजों के ऊपर बात करते हैं, रिड्यूस द टाइम, रिड्यूस द मैन पावर और रिड्यूस द कॉस्ट। अगर आपने इन तीनों चीजों को लिया है, इन तीनों का निचोड़ कहलाता है कि हम किसी इंजीनियरिंग से रिलेटेड वर्क पे काम कर रहे हैं या इंजीनियरिंग से रिलेटेड टास्क पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी यही चीजें हैं कि दोनों का जो फंक्शन है, दोनों का ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि किस तरह से मिनिमम रिसोर्सेज को यूज करते हुए हम डेटा को ट्रांसमिट करें। और उसमें अगर डिफरेंशिएट करते हैं दोनों में तो हम बोल सकते हैं कि वहां पर जो SDN था जिसमें हम सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क की बात कर रहे थे या नेटवर्किंग की बात कर रहे थे, वहां पे हमने जो
प्रोग्रामिंग पार्ट को यूज किया, एक सॉफ्टवेयर को यूज किया, जिसको यूज करते हुए हमने जितने भी राउटर्स थे, जितने भी स्विच थे, उनको सेंट्रलाइज कंट्रोल किया है और फिर डेटा को प्रोसेस करवाया है या पास ऑन किया है. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द NFV, तो we can say that we are set up, या we are using the some layout of the networks tools. जब मैं networks tools की बात करता हूँ, so we have the options. Either we can use the switches, we can use the routers, we can use the load balancer, firewall. These are the things which we are using in terms of network tools. कितने network tools हमको required है, कितने हमारे पास अवेलेबल है, उनको किस तरह से उसको कस्टमाइज किया जाएगा, उनकी फंक्शनिंग कैसे होगी, इन सब चीजों को हम कंसीडर करते हैं NFV के अंदर. ठीक है. अब इसके अंदर हम 3 पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे, या हम बोल सकते हैं कि जो पैरामीटर है, जो क्राइटेरिया है हमारे पास NFV की लिए, उसके अंदर हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. जिसमें पहला हमारे पास है सॉफ्टवेयराइजेशन या सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन. एक बार म्यूट कर ले प्लीज, एक बार म्यूट कर लें जिनका माइक. हेलो. ठीक है. So we are talking about the steps and criteria or parameter which is used in the NFV, network function virtualization. So first is the software implementation. So when we are defining, and when we can say that we want to define the NFV, so we can use the 3 parameter to defining in a perfect way NFV. First is software implementation. ये सॉफ्टवेराइजेशन भी वर्ड यूज किया जाता है बुक्स के अंदर, आप देखेंगे तो कई जगह आपको सॉफ्टवेराइजेशन मिलेगा. दूसरा हमारे पास जिसको बोलते हैं हम वर्चुअलाइजेशन, और थर्ड हमारे पास है ऑर्केस्ट्रेशन. तो वन बाय वन हम तीनों को डिस्कस कर लेते हैं. एज आई टोल्ड यू दैट वी कस्टमाइज आवर रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू आवर टास्क. अगर आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि हमने सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन को यूज करते हुए हमारे हार्डवेयर को कंट्रोल किया है. अगर आपके पास इसको इस तरह से देखें कि मेरे पास कोई इवेंट के लिए मेरे को कुछ स्टूडेंट्स चाहिए, और मेरी क्लास के अंदर 60 स्टूडेंट्स हैं, और उस इवेंट को करने जब मैं परफॉर्म करा रहा हूँ, तो मेरे को अलग अलग कैटेगरी के या अलग अलग इवेंट को स्मूथली ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर चाहिए. किस टास्क के लिए कितने स्टूडेंट एज ए कोऑर्डिनेटर चाहिए, ये मैं तय करूंगा. तो मेरे प्रोग्रामिंग में चल रहा है, मेरे दिमाग में चल रहा है कि अगर एस्पोर्टिंग के लिए होगा तो ये होगा, बैक स्टेज के लिए इतने स्टूडेंट होने चाहिए, फ्रंट स्टेज के लिए इतने होने चाहिए. अगर मैं वहाँ पर लंच से रिलेटेड कोई एक्टिविटी है तो उसके लिए कितने स्टूडेंट चाहिए. तो यहाँ हमारे पास अगर क्लास की बात करें तो वी हैव द 60 स्टूडेंट इन आवर क्लास. अब उसमें से मेरे को उन 60 स्टूडेंट में से किनको लेना है और किनको कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, ये यहाँ पर हमने बात की है. कि अगर मैं NFV की बात करूँ, मेरे पास नेटवर्क टूल्स थे इन द फॉर्म ऑफ स्विचेस, इन द फॉर्म ऑफ राउटर्स, फायरवॉल, या मेरे पास DNS के रूप में है, या मेरे पास PCRF के रूप में है, या स्विचेस के रूप में. उनमें से मेरे को किनको लेना है, किस इंफॉर्मेशन को पास ऑन करने के लिए, क्योंकि मेरे पास तो मतलब मेरे पास रिसोर्सेज सारे हैं, लेकिन उस रिसोर्सेज में से कितने को यूज करना है और कितने को यूज नहीं करना. अगर हम सभी को एक साथ यूज करेंगे तो ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा, डिले ज्यादा लगेगा किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोपागेट होने में या रिसीविंग करने में क्लाइंट को. तो उस चीज को रिमूव करने के लिए हमने कस्टमाइज रिक्वायरमेंट रखी है हार्डवेयर की, और उसको फिर हमने सिंक्रोनाइज किया है हमारी रिक्वायरमेंट के साथ. तो यहाँ हम क्या करते हैं कि डी कपलिंग कर रहे हैं जो हमारी नेटवर्क सर्विसेज है. तो यहाँ पे अब जो हमने SDN की बात की थी कि वेयर वी आर डी कपलिंग द डेटा प्लेन एंड द कंट्रोल प्लेन, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि वी आर डी कपलिंग द नेटवर्क सर्विसेज एंड द हार्डवेयर. अब यहाँ पे कौन सा हार्डवेयर चाहिए उस किसी नेटवर्क सर्विसेज के लिए, ये तय करेंगे हम, और उसके हिसाब से हम उस हार्डवेयर को यूटिलाइज करेंगे. एक वर्ड और यूज किया जाता है यहाँ पे, हिट्रोजीनियस. होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस दो तरीके के हम सिस्टम हम यूज करते हैं. ये हमारे पास हिट्रोजीनियस है. हिट्रोजीनियस का मतलब है डिफरेंट तरीके से या डिफरेंट कंपोनेंट्स को हमने एक साथ ले रखा है. अगर होमोजीनियस की बात की जाएगी तो वहाँ हम बोलते हैं कि अगर मैंने सिस्को स्विच लिया तो सिस्को का सॉफ्टवेयर यूज करूंगा, और ये एक तरह से मेरे लिए क्या हो जाएगा, एक कंपल्सरी रहेगा कि अगर मैंने सिस्को का स्विच यूज किया है तो मेरे पास इससे रिलेवेंट ही सॉफ्टवेयर होना चाहिए.
तो ये हमारे पास एक तरह से लिमिटेशंस होगी, उसको हटाने के लिए हमारे पास, उस लिमिटेशन को रिमूव करने के लिए हमारे पास एक तरीका है जिसको हम एनएफवी के रूप में यूज करते हैं। और इसके अंदर क्या किया जाएगा कि हम डिफरेंट जो हार्डवेयर है उनको यूज कर रहे हैं, फिर उनको प्रोग्राम कर रहे हैं, उनके लेआउट की, उनकी फंक्शनिंग को देख रहे हैं, और उसके हिसाब से फिर हम डेटा प्रोसेस करा करके और ट्रांसमिट कर रहे हैं। अब बात आती है कि एनएफवी को एसडीएन के साथ हम कंपेयर करते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि एनएफवी जो है वो एक लेआउट बना के देती है एसडीएन को, और फिर एसडीएन उसके थ्रू डेटा को प्रोसेस करा रहा है। तो यहाँ पे पहले एक एनएफवी डेवलप करेंगे, एक डिजाइन करेंगे, एक उसका एक आर्किटेक्ट पूरे तरीके से उसका फ्रेमवर्क बना के देंगे, और देन एसडीएन उसके थ्रू डेटा को प्रोपागेट कराएगा। जब इसके फ्रेमवर्क की बात, तो अभी हमने एक तो सॉफ्टवेराइजेशन की बात करी, उसके बाद दूसरा था वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, वर्चुअलाइजेशन आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा भी है और बहुत सही तरीके से आपको समझ में भी आता है। वर्चुअलाइजेशन में एक्चुअली हम इसको यूज नहीं कर रहे, लेकिन हम ये रखते हैं इसको इस तरीके से। देखें कि आपने एक आईओटी की बुक ली, और आईओटी की बुक आपने पढ़ना स्टार्ट किया, और जब आपने उसके आईओटी की बुक देखी तो सपोज कीजिए कि वो 5 GB की बुक है, और ब्रेन ने बोला कि भाई हम तो 2 GB का ही डेटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन आपने एक तरीका रखाया, एक वर्चुअली माइंड क्रिएट हुआ, एक मेमोरी हुई तैयार, और उसने बोला कि आप तो पढ़ते रहिए। और उसमें किस तरह से आपने पढ़ा, टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट, जैसे हम बुक को पढ़ते हैं, पेजिंग एंड स्वैपिंग। तो आपने ऐसे करते करते पूरी बुक को एक्सेस कर लिया। तो यहाँ पे हमने मतलब ऐसा नहीं है कि उस बात को या उस चीज को हमने कंसिडर नहीं किया। वी गेट ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द डेटा, कि अगर हमको कोई भी इंफॉर्मेशन को प्रोपागेट कराना है, उसको ट्रांसफर करना है, तो हमारे पास पूरे रिसोर्सेज हैं। उस रिसोर्सेज के लिए हमको कौन सा डेटा चाहिए, उसमें से उसको स्केल अप करना है या स्केल डाउन करना है। स्केल अप का मतलब है कि हमने कुछ हार्डवेयर उसके साथ और एसोसिएट कर दिए हैं, और स्केल डाउन का मतलब है वी रिमूव द सम हार्डवेयर बिकॉज दीज हार्डवेयर विल नॉट यूज फॉर द करंट डेटा ट्रांसमिशन और करंट डेटा कम्युनिकेशन। तो पहला जो हमारे पास है इसके अंदर सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन या सॉफ्टवेराइजेशन है। दूसरे हम जब बात करते हैं तो वर्चुअलाइजेशन है, और तीसरा हमारे पास ऑर्केस्ट्रेशन। ऑर्केस्ट्रेशन जो है जो टर्म यूज करते हैं हम एनएफवी के अंदर, उसका फंक्शन रहता है कि अपने आप ही वो डायरेक्शन तय कर लेता है कि कौन सा लेआउट हम यूज करेंगे, कौन से कंपोनेंट हम यूज करेंगे। तो इसको इस तरह से बोलेंगे हमने खुद ही प्रोग्राम कर रखा है। मेरे को बार बार में ये बताना नहीं पड़ रहा है कि मेरी 10:20 पे आईओटी की क्लास हो रही है। आपको ऑटोमेटिकली या बाय डिफॉल्ट मालूम है कि आवर आईओटी क्लास विल बी स्टार्टेड एट 10:20, और अपने आप स्टूडेंट उसके साथ एसोसिएट हो जाते हैं, उस क्लास को ज्वाइन कर लेते हैं। तो इसको बोला जाता है कि ऑर्केस्ट्रेशन यहाँ पर काम कर रहा है। ऑटोमेटिकली स्टूडेंट टाइम से आ रहे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं, और फिर डीकपल हो जा रहे हैं। ठीक है, तो orchestration is the way in which we can say that all the hardware will be used for the data communication, और उनको मालूम है कि जो डेटा है वो इस तरीके का है, उसके थ्रू जो हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होगी वो ये होगी। तो बेसिकली वी कैन से दैट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द एनएफवी, वी कैन डिवाइड द एनएफवी इन द 3 स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज इज द सॉफ्टवेराइजेशन, जहाँ पे हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। दूसरा हमारे किन की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं कि हमको जो टूल्स चाहिए, नेटवर्क टूल्स चाहिए, वो कौन कौन से चाहिए। दूसरा है वर्चुअलाइजेशन, जिसमें ये रखा जाता है कि जितना भी डेटा है उसके लिए हमारे पास वर्चुअल स्विचेस है, वर्चुअल राउटर्स है, वर्चुअल डीएनएसएस है, यानी कि हमारे को कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे रिसोर्सेज की कोई कमी है। तीसरा हमारे पास जो है वो है ऑर्केस्ट्रेशन, जहाँ पे ऑटोमेटिकली पाथ विल बी डिसाइडेड एंड द हार्डवेयर विल बी डिसाइडेड। इसको यूज करते हुए हम एनएफवी को अप्लाई करते हैं। अब बात आती है कि इसकी क्या जरूरत हो रही है, क्योंकि हमको जब तक लेआउट नहीं होगा, हम हमारे पास ये नहीं पता चलेगा कि कौन कौन से हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है, तब तक हम इफिशिएंट वे के अंदर डेटा को ट्रांसमिट नहीं कर सकते। तो यहाँ एफिशिएंटली हम नेटवर्किंग को बढ़ाने के लिए, उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए एनएफवी को यूज करते हैं, और एनएफवी के बाद हम एसडीएन को यूज करते हैं, और इनको यूज करते हुए हम डेटा को पास ऑन करते हैं। तो यहाँ पे बात आती है कि सेपरेशन किस चीज का किया है, तो हम बोल सकते हैं नेटवर्क सर्विसेज का और हार्डवेयर का सेपरेशन किया है, और इनको यूज करते हुए हमने इसकी कैपेसिटी को बढ़ा भी दिया है, और हम बोल सकते हैं कि जो रिक्वायरमेंट ऑफ हार्डवेयर थी उसको हमने हमारे अकॉर्डिंग, यानी कि जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग हमने यूज किया है।
अब बात आती है इसके फ्रेमवर्क की। तो ये आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो फ्रेमवर्क है या जो इसका आर्किटेक्चर है उसको डिवाइड किया हुआ है। यहाँ हम जो लास्ट वाला है इसको हम बोल सकते हैं कि हमने हार्डवेयर रिसोर्सेज को यूज़ किया है। ठीक है, कौन कौन से हार्डवेयर्स को हम यूज़ करेंगे, किस तरह से हम उन कंपोनेंट्स को यूज़ करेंगे, वो इसका पार्ट है। उसके बाद हमने वर्चुअलाइजेशन लेयर को यूज़ किया है। ठीक है, उसके बाद वर्चुअल एनएफवी या इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको यूज़ किया है। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर का जैसा मैंने अभी बताया भी है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि हम कौन कौन से नेटवर्क टूल को यूज करेंगे जिसके थ्रू हम उस टास्क को या उस ऑपरेशन को परफॉर्म कर पाए। तो कई बार जो स्विचेस हम यूज कर रहे हैं वो पहले चेकआउट कर रहे हैं कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो डेटा कम्युनिकेशन के लिए हम यूज कर रहे हैं वो कितने स्विचेस की रिक्वायरमेंट है। तो नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिकेटिंग हाउ मच टाइप ऑफ हार्डवेयर वी विल यूज फॉर द डेटा कम्युनिकेशन पर्पज। सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन है हुआ कि जो प्रोग्रामिंग पर्पज के लिए काम में आ जाएगा। और जो ऑर्केस्ट्रेशन है वो मैनेजमेंट के रूप में या वर्चुअलाइजेशन मैनेजमेंट के रूप में यूज किया जाएगा, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि जो भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करवा रहे हैं डेटा कम्युनिकेशन के रूप में उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग है या जो हम हार्डवेयर हम यूज कर रहे हैं वो किस तरह से ऑटोमेटिकली उस टास्क को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क फंक्शन हमने यूज किया वीएनएफ के रूप में। वीएन जैसा भी आपको मालूम भी है कि वीएनएफ या वर्चुअलाइजेशन का जो मतलब होता है वो एक्चुअली है नहीं, लेकिन हम ये रख के चलते हैं कि जो भी हम टास्क परफॉर्म करने जा रहे हैं उसके सारे रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है। अब NFVI जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NFVI इंफ्रास्ट्रक्चर, आई स्टैंड फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पर ये रिक्वायरमेंट की बात आती है कि कौन से कंपोनेंट की हमको इस टास्क को करने के लिए रिक्वायरमेंट है। तो वर्चुअल कंप्यूट किया जाएगा, वर्चुअल नेटवर्क यूज किया जाएगा और वर्चुअल स्टोरेज, तीनों चीज़ें हमारे पास है। हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, हम नेटवर्क यूज कर सकते हैं और स्टोरेज भी कर सकते हैं। ये वर्चुअली है, उसको हमने कनेक्ट कर रखा है वर्चुअलाइजेशन लेयर के साथ। और फिर उसके नीचे हमने कंप्यूट, नेटवर्क और स्टोरेज के लिए एक हार्डवेयर को यूज किया रखा है। और इन तीनों चीज़ों को मैनेज करने के लिए हमारे पास मैनेजमेंट एंड ऑर्केस्ट्रेशन है। तो एक बार आपको समझ में आ गई है कि ये बात? हेलो सर ये पूरे आर्किटेक्चर को सर मोनोलिथिक आर्किटेक्चर बोल सकते हैं क्या? मोनोलिथिक तो नहीं बोल सकते। वो है सर, क्यों? मोनोलिथिक कैसे बोल सकते हैं? सर इसमें एक तरीके से मतलब एनएफवी का मोनोलिथिक सर में तो हम कोई चेंज नहीं कर सकते। हाँ हाँ, इसमें तो चेंज कर सकते हैं। हाँ, इसमें चेंज यस कर सर। सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो क्योंकि हमने यहाँ पे अगर चेंज ही नहीं करेंगे, अगर ये हमारे पास डायनेमिक नहीं होगा अगर नेटवर्क, फिर तो मतलब ही हो। यहाँ पे तो सबसे है कि हम हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम चीजें चेंज कर रहे हैं। इफ वी फील दैट वी हैव द 100 स्विचेस बट वी नीड ओनली 50 switches for the data communication, so why we use these 100 switches? Because it will consume much more time or it provides us some delay, so we will remove it। जो 50 केवल हमको रिक्वायरमेंट, पहले हम एस्टिमेशन देखेंगे। जैसा भी मैंने बोला ना कि अगर इफ आई वांट टू कोऑर्डिनेट एनी इवेंट एट कॉलेज, तो मेरे पास 60 स्टूडेंट्स हैं। उस 60 स्टूडेंट्स में से मेरे को कितने स्टूडेंट्स को लेना है। अगर मैं सभी को कोऑर्डिनेट बना दूंगा या सभी मेरे साथ एसोसिएट हो जाएंगे तो फिर वही उन सभी को मैनेज करना मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मैंने देखा कि भाई मेरे को तो ओनली 10 स्टूडेंट चाहिए, उनमें से मैं देख लेता हूँ कौन कौन इस टास्क को एग्जीक्यूट कर सकता है एफिशिएंटली, मिनिमम मेरे को परेशान करते हुए। अगर कोऑर्डिनेटर है, कोई कोऑर्डिनेटर है, स्टूडेंट है और वो बोलता है कि आई सर्व एज ए कोऑर्डिनेटर, इसका मतलब जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है वो खुद ही अपने आप ही सॉर्ट आउट करेगा, मेरे पास लेकर नहीं आएगा। अगर वो ऐसा कर लेता है तो वाकई में वो कोऑर्डिनेटर है, नहीं तो हर चीज के लिए मेरे पास आ रहा है कि सर ये समझाओ, ये समझाओ, ये नहीं आ रहा मेरे को, ये इसमें दिक्कत आ रही है। तो इसका मतलब है ही इज नॉट ए गुड कोऑर्डिनेटर। तो यहाँ हमारे पास, अगर मैंने बोला कि आई एम यूजिंग द सम स्विचेस, आई एम यूजिंग द सम राउटर्स फॉर द डेटा कम्युनिकेशन, उसमें मेरे को ये तय करना है कि भाई मेरे को कितने राउटर्स की या स्विचेस की जरूरत है एज ए नेटवर्क टूल। अगर मैं सभी को यूज कर लूंगा तो ऑटोमेटिकली एक से दूसरे में जाएगा, दूसरे से तीसरे में जाएगा और वहां पर
जो टाइम लगेगा वो ज़्यादा लगेगा। तो मेरे को तो, क्योंकि हम बार बार में पढ़कर भी आ रहे हैं इंजीनियरिंग के अंदर कि हमको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे हमेशा फोकस करना होता है, चाहे आप कोडर बनो, चाहे आपको मतलब चाहे आप इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हो या कंप्यूटर साइंस से हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स से हो। तो हम इन दोनों चीज़ों के ऊपर बार बार में फोकस करते हैं। तो यहाँ अगर हम जो सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं एनएफवी के अंदर, वो डायनेमिक वे में हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ की एलिमेंट्स हैं, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए हैं कि वी आर यूजिंग द 3 की एलिमेंट्स, वन विच इज द सॉफ्टवेराइजेशन। दूसरा हमारे पास था जिसको हमने बोला है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में हम यूज़ कर रहे हैं, जिसको वर्चुअलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि किस तरह से कौन कौन से कंपोनेंट को या हार्डवेयर को हम यूज़ करेंगे। एंड थर्ड हमारे पास ऑर्केस्ट्रेशन था, जो ऑटोमेटिकली टास्क को एग्जीक्यूट करवा रहा है कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये स्टेप होगी, इसके बाद ये स्टेप्स होगी, और एक टाइम के अंदर या टाइम बाउंड के अंदर वो डेटा हमको उस जगह मिल जाएगा। उसके बाद ये कि डायग्राम है हमारे पास जिसको हमने यूज़ किया है एनएफवी यूज केस। NFV can be used to virtualize the home gateway, the NFV infrastructure in the cloud host, a virtualized home gateway. The virtualized gateway provide the private IP address to the devices in the home in the virtualized gateway. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से इंटरनेट से हमको या वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल जो हमने यूज़ किया है उनको यूज़ करते हुए हमने एक नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ किया। उसमें से किस तरीके से किस सिग्नल को पास ऑन किया जाएगा, कौन सा इंफॉर्मेशन पास ऑन की जाएगी, उसके थ्रू हम फिर अपने जो होम अप्लायंसेज है उनको हम यूज़ कर रहे हैं। ऐसी चीज़ें हैं जो फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर हमने जो डीटीएच केबल यूज़ कर रहे हैं उसी के थ्रू इंटरनेट को भी एक्सेस किया जा रहा है, उसी के थ्रू हम इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा रही है और उसके थ्रू हम कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो हमने कंट्रोल यूज़ कर लिया। यहाँ अगर आप सिंगल बोर्ड कंप्यूटर आप देख रहे हो तो रेस्पबेरी पाई समझ लीजिए कि वी हैव द रेस्पबेरी पाई और आर्डिनो, उसके थ्रू हम अप्लायंसेस को कंट्रोल कर रहे हैं। तो जो भी हम सिग्नल देंगे उसके थ्रू इनको एक्टिवेट किया जाएगा या डीएक्टिवेट किया जाएगा, और फिर उसके बाद हम एनएफवी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यूज़ करते हुए कमांड प्रोसेस करवाएंगे और उसको कैलकुलेट करेंगे। ये तो अभी हमारे पास था एनएफवी से रिलेवेंट। फिफ्थ यूनिट के अंदर हम जब देखेंगे तो इससे रिलेवेंट हमको कुछ और केस स्टडी मिलेंगे कि हाउ वी आर मेकिंग एंड हाउ वी आर डेवलपिंग द आईओटी इन द डिफरेंट एरियाज, और उनके अंदर हम देख लेंगे कि एग्रीकल्चर, होम ऑटोमेशन या हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम में किस तरह से आईओटी को अप्लाई किया गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट इन यूनिट फोर्थ, जिसमें हम एनएफवी, एसडीएन और एम2एम की बात करें। We have the last 1 minute, so again I am summarize all the things which we already discussed in the unit 4. When we are saying that M2M and IoT, तो यहाँ पे comparison है कि M2M क्यों अच्छा नहीं है as compared to IoT, और IoT के अंदर ऐसी क्या क्या स्पेशलिटीज एंड ऐसी क्या क्या सर्विसेज है जिसकी वजह से हम उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो वी ऑलरेडी डिस्कस द 8 डिफरेंट कंपैरिजन और डिफरेंसेस विद द M2M, और उसमें